को मद्देनजर रखते हुए तो हम इस वीडियो में साइकोलॉजी कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपकी जो है रिवीजन हो जाएगा और इसमें जो मेन फैक्ट है लगभग कंप्लीट ही हो जाएगी आपकी, और अच्छी प्रकार से क्या है आपका बेसिक और जो आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसलिए आराम से वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। सबसे पहले है मनोविज्ञान क्या है। तो भाई मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मनोविज्ञान, जिसका नाम इंग्लिश में हम बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, जहां साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो इस प्रकार से वाटसन ने इसके अनुसार कुछ कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये वाटसन ने बोला। इसी पर मैकडूगल ने भी कुछ अपने वचन दिए या कुछ बोला कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने भी कुछ बोला कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रकार इन तीनों ने अपने अपने इसके बारे में परिभाषा दी। फिर आते हैं मनोविज्ञान से जुड़े कुछ आधारभूत तथ्य। आधारभूत तथ्य सबसे पहला आता है कि जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन थे। तो कौन कौन थे भाई? अरस्तु थे, प्लेटो थे और डेकार्ते थे। फिर आता है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो वही ये थे पोम्पोनोजी। फिर है मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रारंभिक सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो रुडोल्फ गोल्काय ने किया। फिर आता है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। रूसो थे भाई। मनोविज्ञान के अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग टाइडमैन ने किया। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व अध्ययन हेतु प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया। तो वुडवर्थ ने किया भाई। फिर है मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो भाई बीने थे। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो बुद्धि लब्धि का कौन थे? स्टर्न। एवं उसके बाद जो संशोधित सूत्र दिया था टर्मन के द्वारा, सबसे पहले स्टर्न ने, ठीक है, और उसके बाद जो सूत्र दिया वह टर्मन ने दिया भाई। फिर है व्यक्तित्व का जो अंतर्मुखी, बाह्यमुखी या उभयमुखी में मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण वाला विद्वान कौन था। तो जुंग थे। इन तीनों का जुंग ने किया था। फिर नेक्स्ट आता है अनुबंधन का पिता कहे जाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो पालोव थे। उपलब्धि अभिप्रेरणा की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। तो डेविड मैकक्लेलैंड व एटकिंस थे। तो इस प्रकार से हमने ये इम्पोर्टेंट भी किए। बिल्कुल कंप्लीट साइकोलॉजी इसमें करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट जितनी भी करवाऊंगा सारी इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे को दिया जाता है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहलाते हैं। अगर आपसे ओनली मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो अरस्तु, स्पेशल आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो विलियम जेम्स। फिर आता है मनोविज्ञान का जनक देश कौन सा है। ग्रीक या यूनान को माना जाता है अगर देश के बारे में बात करें तो। फिर आता है कि वही आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया था। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना एन सेन गुप्ता के द्वारा 1916 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। फिर है विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतर्दर्शन विधि, यह मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इसके सहयोगी कौन थे? टिचनर थे। और विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान का जनक व मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और विलियम जेम्स ने
मनोविज्ञान के सिद्धांत की पुस्तक की रचना 1890 ईस्वी में की थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की रचना किसने की थी? विलियम जेम्स ने। कब की थी? 1890 ईस्वी में। फिर हम कुछ पढ़ते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका क्या क्या योगदान रहा। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा संप्रदाय आता है, संरचनावादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक टीचनर थे और इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के लिए जो बल देता है या वहां पर प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 आता है कार्यात्मकवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपगमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इसी संप्रदाय को जाता है। नंबर 3 आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक वाटसन है। यह विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक पोलोव के परीक्षणों के परिणाम पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या या नियंत्रण या उनसे संबंधित भविष्यवाणी करना है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर आती है गेस्टलवाद या समग्राकृति संप्रदाय। भाई इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर, कोफा एम कोहलर हैं। इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसकी संप्रदाय की देन है। तो पेपर में ये पूछ सकता है पूर्ण से अंश की ओर किस संप्रदाय की देन है? तो गेस्टलवाद की क्या है? देन है। नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। यह किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रीय शिक्षा पर क्या है? बल दिया है। नेक्स्ट आता है प्रेकीय या प्रयोजनवाद संप्रदाय। इसके प्रवर्तक विलियम मैकडूगल हैं। इन्होंने क्या बोला कि आत्म सम्मान को विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। नेक्स्ट आता है मानवतावाद संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कार्ल रोजर्स हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है, इसमें भी किसी ने अपने विचार दिए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले कोलसनिक ने दिया शिक्षा मानव की शक्तियों का निहित योगदान का विकास है। महात्मा गांधी ने शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की ओर अभिव्यक्ति है। नंबर 3 जेम्स रोज ने बोला शिक्षा एक 2 ध्रुवी प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान से हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। हम यह भी कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। थोर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है या माना जाता है। स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और इनके द्वारा जो एडोलसेंस पुस्तक है स्टेनले हॉल के द्वारा ही रचित है। स्किनर ने बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी में नींव के पत्थर के समान कार्य करती है और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। टेलफोर्ड ने बोला शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। स्टीफन ने बोला शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विकास का क्रमिक अध्ययन है। मैकडूगल ने कहा शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पंचतंत्र की कहानियां भी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक की पत्ती की ओर क्या है? संकेत करती हैं।
फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग देख लेते हैं। भाई टाइम टेबल बनाने में, प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि को सुधारने में, बालक का सर्वांगीण विकास करने में, बाल केंद्रित शिक्षण में या निर्देशन व परामर्श में सबसे अधिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन लगा लेते हैं जो आपको डायरेक्ट पेपर के अंतर्गत मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो शिक्षक व अभिभावकों के लिए आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, भाई शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, ये कथन किसने बोले? अभी मैंने ऊपर बताया, सोरे व टेलफोर्ड ने ये कथन दिए। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स है। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थोर्नडाइक को कहा जाता है। तो ये कुछ हमने वन लाइनर क्वेश्चन भी देखे। नेक्स्ट चैप्टर है बाल विकास एवं वर्दी। तो पहला चैप्टर बेसिक जो था हमने कर लिया, अब आते हैं बाल विकास वर्दी की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम बालक के विकास के बारे में या महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले हम देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था का कार्यकाल जन्म से बच्चे की 5 साल की उम्र तक रहता है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी है, जैसे कि ये आपके सामने है। स्टैंग ने बोला है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का क्या है, शिलान्यास कर लेता है। ब्रिजेश ने बोला 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का क्या है, विकास हो जाता है। जे न्यूमैन ने बोला 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशिला रहती है। वैलेंटाइन ने बोला कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सीखने का आदर्श काल किसने बोला है? तो वैलेंटाइन ने बोला है। क्रो एंड क्रो ने बोला 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। रोस ने बोला शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। गैसल ने बोला बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है। मतलब कि जितना बालक पहले 6 वर्ष में सीखेगा, अगले 12 वर्ष में जितना सीखेगा उससे ज़्यादा ही पहले 6 वर्ष में सीख लेता है। फिर इस पे वाटसन के विचार क्या है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। तो ये भी पूछ सकता है, ये वर्ड किसने बोले हैं कि जो सीखने की तीव्रता है शैशवावस्था में और जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनसे ज़्यादा होती हैं, किसने कहा है? तो वाटसन ने बोला है। फिर नेक्स्ट आता है शैशवावस्था हमने कर ली जन्म से 5 साल तक। फिर नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का कार्यकाल यह 6 से 12 वर्ष की उम्र तक रहता है। इस पर सभी वैज्ञानिक के अलग अलग अपनी परिभाषा है, जैसे कि कोल एवं ब्रूस का कहना है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। रोस का कहना है बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का अर्थ है शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था कोई नहीं होती है। सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त व्यवस्था क्या कहा जाता है। इस पर किलपैट्रिक बोलते हैं बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा जाता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है किशोर अवस्था, जो कि 13 साल से 18 साल की उम्र तक रहती है। इस पर स्टैनली हॉल ने बोला किशोर अवस्था को प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल कहा जाता है। किलपैट्रिक बोलते हैं किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है जीवन का सबसे कठिन काल का किसको कहा जाता है? किशोर अवस्था को। ये वर्ड किसने बोले हैं? तो किलपैट्रिक ने बोले हैं। रोस बोलते हैं कि किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। वैलेंटाइन बोलते हैं घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समूह होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, पूछ सकता है कि बताइए
कौन सी अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय होता है, ये वैलेंटाइन ने बोले हैं। तो कौन सी अवस्था के लिए बोले हैं, तो किशोर अवस्था ने बोले हैं या किसने बोले हैं, वैलेंटाइन का कहना है ये। फिर हम कुछ परिचय के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फिर आता है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे का विकास या अध्ययन किया जाता है। अभिवृद्धि व विकास, अभिवृद्धि और विकास दो अलग अलग पहलू हैं, जबकि अधिकतर लोग इन्हें एक ही मान बैठते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर एवं उसके अंगों के आकार एवं परिमाण में परिवर्तन का होना। हॉरलॉक ने वृद्धि के बारे में लिखा है, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटी चेंज, इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य है आकार एवं भार में बड़ा होना। यह वृद्धि परिवर्तन का क्या है, सूचक है। विकास मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। और उदाहरणतः हड्डियों की लंबाई बढ़ना वृद्धि है तथा इनका बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट होना विकास है। तो ये हम उदाहरण ले सकते हैं। हॉरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरना परंतु इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम इसके अंतर्गत निहित रहता है। गैसल के अनुसार विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व की चीज है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है एवं किसी सीमा तक इसका मूल्यांकन व मापन भी किया जा सकता है। अब हम विकास की अवस्थाएं देखेंगे रोज के अनुसार या उनकी अवस्थाएं। शैशव काल जो है वह 1 से 3 वर्ष तक रहता है। आरंभिक बाल्यकाल जो है 3 से 6 वर्ष तक रहता है। उत्तर बाल्यकाल जो है 6 से 12 वर्ष तक रहता है। किशोर अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक रहती है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे किस किस के अंतर्गत, अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत। इससे रिलेटेड फिर जो भी आपके डाउट बनते हैं वो आप सभी के डाउट क्या है, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके सामने पहला डिफरेंस। अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक चलती रहती है। विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत क्या है, चलता रहता है। विकास कभी भी खत्म नहीं होता है। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ में मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक भी होते हैं। प्राणी में अभिवृद्धि बाद में होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, विकास पहले से ही उसके अंतर्गत होता है। अभिवृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। अभिवृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है और विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है और विकास परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला है। नेक्स्ट आगे और पॉइंट देखेंगे। अभिवृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि यह केवल प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। विकास व्यापक प्रक्रिया है क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अभिवृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। विकास जटिल प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि एवं परिपक्वता दोनों शामिल होते हैं। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है क्योंकि परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं, जैसे लंबाई, भार आदि की वृद्धियों को मापा जा सकता है। विकास को मापा नहीं जा सकता क्योंकि इसके परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास के संबंध में सिर्फ हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं वंशानुक्रम व वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पृथक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कई बार पेपर में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। बीज तथा खेत जैसा इनका संबंध है।
एक के बिना दूसरे की सार्थकता संभव नहीं है। वंशानुक्रम का प्रभाव देखते हैं आगे हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं शारीरिक विकास का प्रभाव। पियर्सन के अनुसार यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होगी। कहने का मतलब है उनके माता पिता पर क्या है, डिपेंड करती है, ये पियर्सन ने बोला है। वृद्धि का प्रभाव गार्ड के अनुसार कहना है कि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव कैटल के अनुसार व्यावसायिक कुशलता वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। महानता पर प्रभाव गाल्टन के अनुसार गाल्टन का कहना है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। महान वैज्ञानिकों, साहित्यकार, कलाकारों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से मालूम होता है कि इनके पूर्वजों ने भी उसी क्षेत्र में क्या है, ख्याति प्राप्त की थी। नेक्स्ट आता है सामाजिक पहलू पर प्रभाव। विनशिप के अनुसार गुणवान और प्रतिष्ठावान माता पिता की संतान भी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। फिर हम देखते हैं वातावरण का प्रभाव। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है और पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, प्री प्लस आवरण। प्री का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, उसे व्यक्ति का पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। ये शब्द वुडवर्थ ने बोले हैं। शारीरिक विकास का प्रभाव। तो फ्रांज बोस के अनुसार विभिन्न जातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने एक अध्ययन द्वारा सिद्ध किया है कि अमेरिका में रहने वाले यहूदियों एवं जापानियों की वातावरण के कारण लंबाई में वृद्धि हुई है। बौद्धिक विकास पर प्रभाव। कोडोल ने फ्रांस के 552 विद्वानों का अध्ययन करके पता लगाया कि उनमें से अधिकांश धनी वर्ग से संबंधित थे, अतः उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की उपयुक्त सुविधाएं मिली हैं। स्टीफन्स के अनुसार यदि बालकों को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि में क्या है, वृद्धि पाई जाती है या वृद्धि होती है। नंबर 3 आता है जुड़वा बच्चों का प्रभाव। जुड़वा बच्चे के प्रभाव पर न्यूमैन और फ्रीमैन और होलजिंगर के कुछ विचार हैं या परिभाषाएं हैं। इन्होंने कहा कि 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखा गया। उन्होंने एक जोड़े के बच्चे को गांव में, दूसरे को शहर में रखा। बड़े होने पर दोनों प्रकार के बच्चों में बहुत असमानता पाई गई। गांव के बच्चे चिंताग्रस्त, कम बुद्धिमान और अशिष्ट थे, जबकि शहर के बच्चे चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान और शिष्ट थे। नेक्स्ट आता है अनाथ बच्चों का प्रभाव। वुडवर्थ के अनुसार जिन अनाथ बच्चों को अनाथालय में उचित वातावरण दिया जाता है वो समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही क्या है, सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट आता है विभिन्न जातियों पर प्रभाव। विभिन्न जातियों पर प्रभाव। क्लार्क का कहना है कि विभिन्न जातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने यह बात अमेरिका के कुछ गोरों और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध की। ऐसा माना जाता है निग्रो जाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका के श्वेत जाति के समान सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक और शैक्षिक वातावरण प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आता है समूचे व्यक्तित्व पर प्रभाव। समूचे व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कूले ने 71 साहित्यकारों का अध्ययन करके पता लगाया कि उनमें से 2 साहित्यकार गरीब परिवार से थे, परंतु उत्तम वातावरण के कारण वे दोनों महान साहित्यकार क्या है, बन गए। अब हम भारत के अंतर्गत जो सर्वमान्य विकास की अवस्थाएं मानी जाती हैं उनको हम देख लेते हैं। भारत में कौन सी अवस्थाएं मानी जाती हैं? भारत में गर्भावस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक होती है, जो कि 9 माह 10 दिन तक होती है। शैशव अवस्था यह जन्म से 5 वर्ष तक होती है, लगभग 5 साल। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष होती है, लगभग 7 साल। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है, लगभग 6 वर्ष। और प्रौढ़ अवस्था
18 वर्ष से अधिक, मतलब लगभग 60 से अधिक, ये भारत में मानी गई विकास की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट आता है गर्भावस्था। भाई सामान्य परिस्थिति में गर्भावस्था या अवधि 270 या 280 दिन की होती है। गर्भकाल के दौरान भ्रूण पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है जो कि आजीवन रहता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच और भार 6 से 12 पाउंड होता है। नेक्स्ट आता है, एक बार आप इस टेबल को देख सकते हो। 0 से 5 वर्ष का बच्चा गुड़ लिया चल रहा है। 5 से 12 वर्ष का बच्चा थोड़ा खड़ा हो गया। 12 से 18 वर्ष के बच्चे को आप देख सकते हो। 18 से ऊपर का बच्चा या 18 वर्ष से और ऊपर का बच्चा किस प्रकार से उनके अंतर्गत चेंज होने शुरू हो गए हैं। फिर हम शैशवावस्था के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसकी अवधि हम बात कर चुके हैं, 5 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है या निर्माण काल है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मानसिक के लिए, मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्राइड के शब्दों में मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 साल में बन जाता है। वाइगोत्स्की बोलते हैं इसे गुड्डे गुड़िया की अवस्था भी कहा जाता है। वैलेंटाइन ने कहा सीखने का आदर्श काल कहते हैं शैशवावस्था को। वाटसन का कहना है जीवन की तीव्र विकास की अवस्था यही है। और फ्राइड बोल रहा है कि भावी जीवन की आधारशिला भी क्या है, शैशवावस्था है। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। हड्डियों की संख्या इसमें 270 होती है। अंतर्मुखी व्यवहार होता है। तीव्र शारीरिक विकास होता है। अनुकरण अधिगम होता है। नवजात शिशु का विकास सिर से धड़ की ओर होता है। हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है। खिलौने के प्रति रुचि होती है। स्वार्थी एवं स्व केंद्रित होता है और तीव्र मानसिक विकास होता है। फिर पढ़ लेते हैं हम बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जीवन काल या अवधि 5 से 12 वर्ष तक होती है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचियों एवं इच्छाओं के प्रतिरूप कार्य किया जाता है या निर्माण होता है। टोली की उम्र उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। स्ट्रैंग के अनुसार खेल या खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था है। रोस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था में काम की प्रसुप्त अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की और कुछ व्यवस्थाएं देख लेते हैं या विशेषताएं देख लेते हैं। बहिमुखी व्यवहार, प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। सृजनात्मक का विकास होता है। चोरी करना व झूठ बोलना, नैतिकता का विकास होता है। 90% तक मस्तिष्क का विकास इसी अवस्था में हो जाता है। किसमें, बाल्यावस्था में। अब हम पढ़ते हैं भाई किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का जीवन काल 12 से 18 साल माना जाता है। किशोर अवस्था में बालक सर्वाधिक विकास को प्राप्त करता है एवं बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास हो जाता है। अतः किशोर अवस्था को चहुमुखी विकास की अवस्था भी कहा जाता है। तो पेपर में पूछ सकता है ऑलराउंड डेवलपमेंट किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। अनुभव के साथ साथ उसके ऊपर हर बात लिख दी जाती है। नेक्स्ट स्टैनले हॉल बोल रहे हैं संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किलपैट्रिक ने बोला जीवन का सबसे कठिन काल इसको बताया है। वैलेंटाइन का मानना है किशोर अवस्था का अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है तथा यह व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता का भी अवस्था कहा जाता है। इसमें मतलब गहरे दोस्त बनाए जाते हैं। रोस के अनुसार किशोर अवस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करती है। स्ट्रिंग के अनुसार किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। टीनेज किशोर अवस्था को बोला जाता है। एज ऑफ ब्यूटी बीसी को बोला जाता है।
बसंत ऋतु भी इसी को बोला जाता है। देशभक्ति या वीरता का काल भी इसी को बोला जाता है। उथल पुथल की भी अवस्था किसको बोली जाती है? ये सभी किशोर अवस्था को बोली जाती है। किशोर अवस्था की कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? सर्वाधिक मानसिक विकास, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, आत्म सुरक्षा की भावना, नेतृत्व का विकास, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, संवेगों में परिपक्वता, आत्मसम्मान की भावना व फिर समूह के सक्रिय सदस्य। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। विकास के ये प्रकार होते हैं। टोटल 5 प्रकार हैं। मैंने आपको बता दिया, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल या मोरल। वॉटसन के अनुसार वॉटसन ने ये बोला, क्या बोला? भाई मुझे एक बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी। तो पेपर में डायरेक्ट देगा कि बताइए ये शब्द किसके हैं, कि मुझे कोई भी बच्चा दो, आप जो बोलोगे मैं आपके अनुसार ही उस बच्चों को क्या है बना दूंगा। तो ये शब्द किसके हैं? तो वॉटसन के हैं। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत। सबसे पहले विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। सबसे पहला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे के अनुसार बताई गई चारों अवस्थाओं में क्रमशः जटिल होती है या बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की गति उनकी शारीरिक परिपक्वता तथा वातावरणीय अनुभव पर आधारित होती है। तो 4 कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं पियाजे के अनुसार? तो चारों हम अवस्था पढ़ते हैं। सबसे पहली आती है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसकी अवधि 2 वर्ष तक बताई है, जन्म से लेकर। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों या संवेदनाओं के द्वारा सर्वाधिक अधिगम करता है, जैसे देखकर, जैसे सुनकर, जैसे किसी को टच करके या छूकर। नंबर 2 पर बताई है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल होता है 2 से 7 वर्ष का। इस अवस्था में बालक का सजीव चिंतन विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक की भाषा का विकास, संकेतात्मक कार्यों का प्रातु दुर्प्रभाव हो जाता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा हुआ है। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक होती है, आंतप्रग काल जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। इसे खोज की अवस्था भी बोला जाता है। नंबर 3 पर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि 7 से 12 साल तक होती है। इस अवस्था में बालक में मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है और इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उस पर विचार निर्मित करता है, जैसे अंतर करना, किसी की किसी से तुलना करना या फिर गणना करना। मूर्त संक्रिया अवस्था के दौरान 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। नंबर 1 विचारों की विलंबता, नंबर 2 संरक्षण, नंबर 3 क्रमबद्धता व पूर्ण अंश परतों का उपयोग। फिर आता है नंबर 4 पर जो इसकी चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसकी अवधि 12 से 15 वर्ष तक बताई गई है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है एवं बालक में तर्क वितर्क करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक एवं बहुयामी चिंतन का विकास हो जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या होता है? इससे अभिप्राय नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में विकसित करने से है। फिर आता है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण से अभिप्राय नवीन अनुभव की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं के सुधार करने के या विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। अब फिर बता देता हूँ आत्मसात्करण क्या होता है। जो आपके नए अनुभव हैं या नवीन अनुभव हैं उनको पुरानी विद्यमान या पुराने के साथ जोड़ना, वह क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। और समाविष्टीकरण क्या होता है? जो आपके नए हैं वे क्या है? देखिए नवीन अनुभव की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, मतलब कि नए विचारों की अवस्था को लेकर जो पूर्व संबंधित विचार है उनमें क्या है?
थोड़ा आपने सुधार करना या ठीक करना। नेक्स्ट आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। भाई नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक की बात की जाए तो कोलबर्ग है। कोलबर्ग ने क्या बोला, बच्चों की गतिविधियां उनमें विषयों को समझने का निर्माण करती हैं। इस सिद्धांत में नैतिक विकास की कोलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं और 3 स्तर कौन कौन से हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बताया पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें क्या बोल रहा है कि आत्म केंद्रित निर्णय होगा, दंड तथा आज्ञा का पालन होगा, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता होगी। दूसरा बताया परंपरागत स्तर। इसमें बताया परस्पर एक रूप अभिमुखता पाई जाएगी या फिर अधिकार संरक्षण अभिमुखता पाई जाएगी। नंबर 3 आता है उत्तर परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत क्या होगा, सामाजिक अनुबंध विधि समता अभिमुखता पाई जाएगी या सार्वभौमिकता नैतिक सिद्धांत अभिमुखता पाई जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इन तीनों को बारी बारी डिटेल से पढ़ लेंगे। सबसे पहले आता है पूर्व परंपरागत स्तर। इस अवस्था में नैतिक का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवार के वयस्कों से नैतिकता की सीखने की क्या है बातें करता है। फिर आता है परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति के द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता बातें करता है या सीखता है। इस अवस्था में बालक की नैतिकता को पुरस्कार या दंड को सर्वाधिक प्रभावित करती है। किसी चीज को पुरस्कार देकर किसी के लिए या किसी को किसी चीज के लिए दंड देकर ये उनको क्या है प्रभावित करती है। उत्तर परंपरागत स्तर किसके अंतर्गत आता है या इसमें क्या क्या होते हैं। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के नैतिक मूल्यों का निर्धारण स्वयं खुद करता है। इस अवस्था में सफलता एवं असफलता बालक की नैतिकता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। फिर आता है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इस सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें तो वाइगोत्स्की हैं। और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। समाज से बालक को जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका उसी प्रकार से विकास होगा। वाइगोत्स्की ने विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित बताई हैं तो उनको हम देखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने जैसे शैशवावस्था में बताया कि इस अवस्था में शिशु का सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। इस आयु में शिशु अत्यधिक स्वार्थी होता है तथा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। बाल्यावस्था, इस अवस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं और जब इनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता क्या है चला जाता है। फिर आता है किशोर अवस्था। इस अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने आयु समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, अर्थात इस आयु में सामाजिक दायरा अत्यंत व्यापक क्या है बन जाता है। फिर आता है विकास के अन्य संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले आता है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है विकास के संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है वह अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र, कभी मंदी, कभी फास्ट या कभी स्लो हो जाती है। विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों में चलना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण सीखता है। परस्पर संबंध का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर आपस में क्या है संबंध होता है। फिर हम बात कर लेते हैं समाजीकरण। भाई समाजीकरण के बारे में क्या इनकी राय है।
बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जन्म के बाद जैविकीय विकास व्यक्ति क्रमशः सामाजिक गुणों के सीखने के परिणाम स्वरूप सामाजिक प्राणी या मानव के रूप में परिवर्तित होने लगता है। सामाजीकरण के द्वारा बालक तथा व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें ड्रेवर के अनुसार सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। रोज के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करना और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें बालकों की रुचि होगी, अभियोग्यता होगी, अक्षमताएं होगी को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, वह बाल केंद्रित हो जाती है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? शिक्षा की वह प्रणाली है जो हमें यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए या बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इसलिए इस प्रणाली का परम उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है। उससे आगे आता है फिर बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में आपस में संबंध देखते हैं। तो भाई बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इन दोनों के संबंध में निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। जैसे कि सबसे पहला है उद्देश्यों में समानता। भाई जैसे बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि कोण का विकास किया जाता है, जबकि प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम में बालकों में रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास को समाप्त किया जाता है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों का ही उद्देश्य छात्रों में छिपी प्रतिभाओं के लिए वह विकास मार्ग तैयार करना है जिस पर चलकर उनकी सभी योग्यताएं एवं प्रतिभाएं क्या हो जाए, विकसित हो सके। नेक्स्ट है इनके शिक्षण विधियों में समानता। भाई बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों ही इस पक्ष में है कि शिक्षण विधियां शिक्षार्थियों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम क्रिया। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों ही इस पक्ष में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण ढंग से हो तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को मान्यता भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन में समानता। भाई बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों ही कक्षा कक्ष की व्यवस्था को आधुनिक रूप से छात्रों उपयोगी बनाने के में होती है। जैसे कि उचित प्रकाश हो गया, वायु व्यवस्था हो गई, छात्रों के बैठने के लिए जो बेंच वगैरह हैं वे उसको फर्नीचर बोल देते हैं, छात्रों के अधिगम के लिए उचित सामग्री की व्यवस्था हो गई। तो ये सभी इन दोनों की समानताएं हैं। फिर आता है शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग में समानता। भाई बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा दोनों के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों के प्रयोग को मान्यता प्रदान की गई है। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी हो गए। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में दोनों ही शिक्षा प्राथमिक स्तर से बालकों को कंप्यूटर तथा इंटरनेट का ज्ञान कराने के पक्ष में है, जिससे कि छात्रों को विभिन्न शैक्षिक एवं प्रगतिशील विचारों का क्या है, ज्ञान हो सके। फिर नेक्स्ट आता है इनका आपस में संबंध। नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता। भाई जो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा दोनों के द्वारा ही मूल्यांकन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम माना जाता है। दोनों ही शिक्षा व्यवस्था इस पक्ष में है कि बालकों का मूल्यांकन इस प्रकार से हो जिससे बालकों को ज्ञात ही न हो सके कि उसका मूल्यांकन हो भी रहा है। जैसे कि सतत मूल्यांकन में अध्यापक कथन से के पश्चात बोध करवा के जो प्रश्न पूछता है, इस प्रकार से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं।
फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, अधिगम। तो अधिगम क्या है, सबसे पहले वही बात आती है, अधिगम क्या है। तो गेट्स एवं अन्य के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गुड वर्क। अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से क्या है, परिभाषित किया है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के ऊपर अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है। जैसे कि स्किनर ने बोला है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, मतलब कि सीखना व्यवहार में एक प्रकार से एडजस्टमेंट है। फिर है वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। करो एंड करो बोल रहे हैं, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड ने बोला, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। मार्जन, अधिगम की असफलता का कारण समझ की असफलता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। फिर जो ये ऊपर परिभाषाएं दी हैं, उनके अनुसार निष्कर्ष जो निकल के आए हैं, उन पर देख लेते हैं। तो निष्कर्ष निकल के आया, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। सीखने का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यक्ति की क्रियाओं से स्पष्ट प्रकट होता है। सीखना निरंतर प्रकृति के तकनीक परिवर्तन में निहित है। सीखना अभ्यास एवं अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञानात्मक अधिगम। भाई इस अधिगम में व्यक्ति को केवल प्रत्यय का ज्ञान होता है। मतलब क्या, इसमें सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है। इस अधिगम में वह स्वयं उपयोगी होता है। दूसरा आता है गत्यात्मक अधिगम। इस अधिगम को कार्य द्वारा अधिगम करना भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास का अधिक महत्व है, जैसे कि साइकिल चलाकर सीखना। नेक्स्ट आता है नंबर 3, भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम क्या बोलता है, इस अधिगम में चिंतन, सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित हैं। अर्थात जब हम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच, विचार, दृष्टि, भावनाओं में क्या है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 अधिगम से प्रकार थे, तो हमने देखे। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1, उचित वातावरण, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य है। अधिगम विधि, अभिप्रेरणा, अध्यापक की भूमिका, इच्छा शक्ति, परिपक्वता या कार्य का समय और थकान, या अभ्यास विभाजन या पाठ्य सामग्री की संरचना, ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद आता है अधिगम वक्र। स्किनर ने वर्गीकृत कागज या ग्राफ पेपर पर अंकित आंकड़ों से निर्मित चित्र को अधिगम वक्र कहा है। उनके अनुसार अधिगम का वक्र किसी भी दी गई हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पेपर पर क्या है, ब्यौरा है। अधिगम वक्र सीखने की प्रकृति के सूचक हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं हम सरल रेखीय। सरल रेखीय में क्या होता है, सीखने की क्रिया हमेशा एक समान नहीं होती, इसमें प्रगति हमेशा नहीं रहती, अतः सीखने में सरल रेखीय वक्र नहीं बनते। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से दिखाया गया है, देखिए बिल्कुल सरल रेखीय है। ये समय हो गया, ये उन्नति होगी। नेक्स्ट है जो ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र है, इसको क्या बोला है, जो नेगेटिव और कॉन्वेक्स। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया को आरंभ में सीखने की गति में अधिक प्रगति दिखाई जाती है कि स्टार्टिंग में क्या है, बच्चा ज्यादा सीख रहा है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। परंतु अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया की गति क्या है, शिथिल पड़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका क्या ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि शुरू में एकदम ज्यादा सीखा, फिर यह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और नॉर्मल होता चला जाता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है
भाई धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, इसमें क्या होता है पॉजिटिव में, इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया में आरंभ में सीखने की गति कम होती है, शुरू में सीखने की गति कम होती है, परंतु अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है। देखिए जैसे कि आरंभ में सीखने की गति कम हुई, अभ्यास करते 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 क्या है हम बढ़ गए, तो इसका ये चक्कर हो जाएगा। मिश्रित वक्र में क्या होगा, इस प्रकार के वक्र में पहले सीखने की गति धीमी होती है, फिर तेज होती है, बाद में फिर धीमी होने लग जाती है। देखिए पहले नीचे ये धीमी हुई, फिर तेज होकर ऊपर उठी, फिर ये धीमी होने लग जाती है। तो इस प्रकार से क्या है इसका वक्र बन जाता है। तो ये आपको जो अधिगम के प्रकार हैं ये दर्शाए गए हैं स्किनर ने, जो ग्राफ पेपर पर क्या है दर्शाए गए, ये हमने इनका डिस्कस किया। कई बार पेपर के अंतर्गत पूछ लेता है ये किस प्रकार का है। नेक्स्ट आता है अधिगम पठार। अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम पठार बोलते हैं। पठार के कारण क्या क्या है, विषय का कठिन होना, सीखने की गलत पद्धति के कारण, विषय में रुचि न होने के कारण, अभ्यास की कमी के कारण, संतुष्टि की भावना आ जाना, आदतों में परिवर्तन होने के कारण, सीखने वाले का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक अधिगम। तो सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग देखते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा। ये कहाँ से हैं, कनाडा से हैं। समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाया। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत हैं जो किस प्रकार से हैं देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सामाजिक पुरस्कार या दंड का सिद्धांत। इसके बारे में इस सिद्धांत के अनुसार में बंडूरा यह सिद्ध करना चाहता है कि बालक द्वारा उन क्रियाओं का अनुकरण शीघ्रता से किया जाता है जिन्हें समाज में पुरस्कार किया जाता है। बंडूरा का कहना है कि बालक उन चीजों को जल्दी सीखता है या काम करता है जिसको अगर समाज के अंतर्गत उसको हम क्या है पुरस्कार दे रहे हैं या इनाम दे रहे हैं या सम्मानित कर रहे हैं तो वह बच्चा जल्दी सीखेगा। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के आधार पर ख्याति प्राप्त की, समाज में उनका सम्मान किया गया। इस आधार पर उस समय के अनेक व्यक्तियों ने सत्य एवं अहिंसा का अनुकरण किया। जिस क्रिया के लिए समाज द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बालकों द्वारा उसका अनुकरण नहीं किया जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा है भाई प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग। प्रथम भाग क्या कहता है, प्रथम भाग में अधिगमकर्ता प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होता है। द्वितीय भाग में अधिगमकर्ता किसी एक प्रतिरूप को अपना आदर्श मानकर चयन करता है और तृतीय भाग में अधिगमकर्ता प्रतिरूप के व्यवहार का अनुकरण करता है। तो अधिगम सिद्धांत तथा नियम देख लेते हैं। अधिगम के सिद्धांत तथा नियम सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शरीर क्रिया शास्त्री IP पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर किया था और पावलोव को सन 1904 में पाचन के शरीर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया था। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया देखते हैं। पावलोव ने पालतू कुत्ते पर यह प्रयोग किया जिसमें कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया। प्रयोग में कुत्ते को खाना देते समय घंटी बजाई जाती थी। तो खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक ही था। घंटी बजती है परंतु खाना नहीं दिया जाता, फिर भी कुत्ते के मुंह में से क्या है लार टपकने लग जाती है। तो घंटी के साथ अनुकूलित क्रिया होने लगती है भाई। तो इसके अंतर्गत जो कुत्ते को खाना दिया जाता है वह क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और जब घंटी बजती है वह क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है भाई। तो और लार आना भी क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इस प्रकार से पावलोव के कुछ प्रयोग बन जाते हैं। अगर आप देखना चाहो स्वाभाविक उद्दीपक किससे संबंधित है, तो स्वाभाविक उद्दीपक लार आएगी स्वाभाविक अनुक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार जैसे कि
अगर आपसे अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? घंटी प्लस स्वाभाविक उद्दीपक में क्या है? भोजन। ये किसके प्रकार के बराबर होगा? स्वाभाविक अनुक्रिया जो कि लार आती है उससे संबंधित होगा। अस्वाभाविक उद्दीपक में घंटी किसके बराबर होगी? अस्वाभाविक अनुक्रिया लार, जो कि इस प्रकार से जो अनुकूलित अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला है अभ्यास। अनुकूलित अनुक्रियाओं के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि स्वाभाविक उत्तेजना और अस्वाभाविक उत्तेजना को जितना भी दोहराया जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया उतनी ही क्या है? पक्की होती चली जाएगी। समय स्वाभाविक अनुक्रिया का होना अस्वाभाविक उत्तेजना और स्वाभाविक उत्तेजना के बीच के समय पर निर्भर करता है। अगर एज की बात करें, छोटे बच्चों में बड़े की अपेक्षा अनुकूलित अनुक्रिया शीघ्र होती है। इसका कारण यह है कि उन पर सामाजिक नियंत्रण का कम प्रभाव होता है। मानसिक स्वास्थ्य, बालक यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें अनुक्रिया शीघ्र होगी, अन्यथा अनुकूलन में क्या है? विलंब होगा। तो इस प्रकार से हमने ये सभी चीजें देखी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आलोचना। भाई आलोचना के अंतर्गत जो यांत्रिकता प्रबल है, यह सिद्धांत मनुष्य को एक यंत्र मानकर चलता है, जबकि यह स्पष्ट है कि मानव मशीन नहीं है, वह तर्क, चिंतन व कल्पना इत्यादि कर सकता है। अस्थायी तो सामान्यतः देखा गया है, जिस प्रकार निरंतर अभ्यास से यह क्रिया पक्की होती है, दृढ़ हो जाती है, उसी प्रकार यदि उत्तेजना के संबंधों को शून्य कर दिया जाए तो धीरे धीरे यह अनुक्रिया प्रभावहीन हो जाएगी। बालकों तथा पशुओं पर प्रयोग, प्रौढ़ तथा परिपक्व मनुष्यों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके शैक्षिक महत्व क्या है? यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, भाषा को सीखने और सिखाने के लिए है, गणित शिक्षण में सहायक है, बुरी आदतों को त्यागने में है, स्वभाव व आदतों के निर्माण में सहायक है, बालकों के समाजीकरण में सहायक है। फिर आता है सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। अमेरिकी विद्वान B.F. स्किनर ने सन 1938 ईस्वी में चूहे एवं कबूतर पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत थोर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जैसे कि प्रयोग बता देता हूँ। 1830 में सफेद चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किए। उसमें एक बक्सा बनाया गया जिसमें एक लीवर था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता था और खट की आवाज को सुनकर चूहा आगे बढ़ता था और प्याले में खाना मिलता था। यह खाना चूहे के लिए पुनर्पलन का कार्य करता था, इसलिए चूहा वह लीवर दबाता था और चूहा भूखा होने के कारण प्रणोदित होता और सक्रिय रहता था। फिर इसका जैसे कि आपके सामने ये दिखाया भी गया है, यहाँ पर ये चूहा है और ये इसके सामने क्या है, ये जो स्विच है वो भी दिखा दिया। ठीक है भाई। फिर है इसके शैक्षिक महत्व क्या क्या है। भाई इस सिद्धांत के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। मानसिक रूप से कमजोर बालकों के शिक्षण हेतु अति उपयोगी है। शब्द भंडार में वृद्धि व विषय वस्तु के अर्थ ग्रहण में उपयोगी है। फिर आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत अमेरिकी विद्वान थोर्नडाइक ने सन 1913 ईस्वी में दिया और इस सिद्धांत को हम SR थ्योरी भी कहते हैं। हिंदी में इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी बोला जाता है। प्राणी के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। हम उन समस्याओं में समायोजन हेतु प्रयास करते हैं। आरंभ में हमारा प्रयास त्रुटिपूर्ण होता है, परंतु अगर हम बार बार प्रयास करते हुए अचानक से हमें सफलता मिल जाती है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी त्रुटि के कम समय में सही कार्य होने लग जाता है। इसलिए इसे सीखने का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? यह सिद्धांत करने पर आधारित देता है। अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत गणित, विज्ञान व भाषा शिक्षा में भी क्या है, उपयोगी है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रयोग। जैसे कि भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद है प्लस बाहर मछली का टुकड़ा है, तो यह किसका है? उद्दीपन से अनुक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है
गेस्टाल्ट सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक जर्मन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोफा व कोहलर थे। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पूर्णाकार या समग्र है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी किसी नई बात को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। गेस्टलवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया था। गेस्टलवादियों के अनुसार सीखना एक आकस्मिक प्रक्रिया है। यह सिद्धांत स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। तो कोहलर ने किस नामक बंदर पर प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। इसका प्रयोग देख लेते हैं। चिंपैंजी जो कि पिंजरे में बंद है और इसके कमरे में छत पर लटके हुए केले हैं। चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया जाता है, छत पर केले लटका दिए जाते हैं। तो यह किससे संबंधित है? सूझबूझ का प्रयोग कर बॉक्स पर चढ़कर केले प्राप्त करना। फिर है नेक्स्ट देख लेते हैं हम पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्लार्क हॉल ने 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में प्रतिपादित किया। हॉल ने आवश्यकता पूर्ति पर बल दिया और कहा कि सीखना आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। इसे न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत और विधिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता है। शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक की आदत को बेहतर बनाया जा सके। और प्रबलन के सिद्धांत का क्लार्क हॉल ने सिद्ध करने के लिए चूहे पर क्या है? प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थोर्नडाइक के सीखने के नियम। तो थोर्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब पहला है तत्परता का नियम। पहला हम पढ़ रहे हैं थोर्नडाइक के सीखने के नियम में तत्परता का नियम। इसमें बोल रहा है जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब कार्य के संपादन में उसे संतोष मिलता है। जब व्यक्ति कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होता तब कार्य के संपादन में उसे असंतोष मिलता है। इसलिए इसे रुचि का नियम भी कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है जब व्यक्ति सीखने के लिए खुद इच्छुक है तो उसमें क्या है? उसको संतुष्टि मिलेगी भाई। अगर वह इच्छुक नहीं है फिर भी उस पर काम करवा रहे हैं तो उसमें क्या है? उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो क्या हो गया? ये इच्छा के या रुचि का नियम भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। इसमें क्या बोलता है? जिन कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है वह उसे बार बार करता है। अच्छी बात है। जो काम मेरे को संतुष्टि प्रदान करता है मैं उस कार्य को क्या है? बार बार करूंगा। जैसे अगर मैं चाहूँ, मेरे सामने दो चीजें हैं, एक YouTube चैनल है और दूसरा मेरे पास अनअकैडमी है। अगर मैं YouTube चैनल पर वीडियो डालकर संतुष्ट होता हूं तो मैं YouTube चैनल पर बार बार वीडियो डालूंगा। अगर मैं अनअकैडमी पर वीडियो डाल रहा हूं पर मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो मैं अनअकैडमी पर क्या है? वीडियो नहीं डालूंगा। तो इसी प्रकार है, जिससे मेरे को संतोष मिलता है वह उसे बार बार करता है। जिन कार्य को करने से असंतोष मिलता है वह उन्हें नहीं करना चाहता है। ये प्रभाव का नियम हो गया। तीसरा आता है अभ्यास का नियम। ये तो पता ही है, यह नियम विषय वस्तु के कार्य के दोहराव पर आधारित है। यह नियम रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। इसे दो भागों में क्या है? विभाजित किया गया है। नंबर 1 है उपयोग का नियम। जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होते हैं वह उन्हें बार बार करता है। दूसरा है अनुपयोग का नियम। जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं उन्हें वह नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट आता है अधिगम के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट देखते हैं। स्मिथ विकास का मंडल देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक बालक एक नई कुशल सीख रहा है या नई समस्या का हल कर रहा है तो उसे यदि एक विशेषज्ञ का साथ मिल जाता है तो वह उस कार्य का निष्पादन बहुत अच्छी प्रकार से कर सकता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी बच्चा, उसके सामने कोई नई समस्या आ जाती है और उस समस्या के साथ साथ अगर उसके साथ कोई बताने वाला या विशेषज्ञ उसके साथ मिल जाता है तो वह उस काम को या निष्पादन को बहुत अच्छी प्रकार से क्या है? कर सकता है।
जबकि वह विशेषक की बराबरी का नहीं होगा। वाइगोत्स्की ने उस विभेद को जो अकेले निष्पादन करने में तथा सहयोग से निष्पादन करने में दिखाई पड़ता है उसको ही ZPD कहते हैं, जो कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, एक बार इसकी तरफ भी हम क्या है नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है उसको अधिगम का स्थानांतरण बोला या कहा जाता है। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले आता है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण बोला जाता है। जैसे पहले हम साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाने भी आसानी से आ जाती है, जिसको साइकिल चलानी आती है वह मोटरसाइकिल आसानी से चला सकता है। नकारात्मक कौन सा हो जाएगा, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है उसे नकारात्मक कहते हैं। कैसे, जैसे कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात जहां पर भी बाधा होगी वहां पर क्या होगा, नकारात्मक स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट आता है शून्य स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायता प्रदान करता है और न ही बाधा, उसे शून्य कहते हैं। मतलब कि कोई भी ज्ञान हमने सीखा है वह न तो हमको क्या है भाई सहायता प्रदान करेगा और न ही हमें क्या है दुख देगा या बीच में रुकावट बनेगा, उसको हम शून्य स्थानांतरण बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने ऊपर जिक्र किया था गैगने का। तो गैगने ने रॉबर्ट गैगने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला संकेत अधिगम, दूसरा जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविभेदन अधिगम, छठा प्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या का समाधान अधिगम। तो इस प्रकार से ये क्रम में नीचे से बढ़ते की तरफ होता चला जाएगा और इस प्रकार से गैगने के अनुसार ये 8 सिद्धांत दिए गए हैं या 8 प्रकार दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका बुद्धि एवं सृजनात्मक। तो अब हम क्या है ये बुद्धि एवं सृजनात्मक के ऊपर कई परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा, तो उन पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले वुडवर्थ ने बोला है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। गाल्टन ने बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। टर्मन ने बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। थोर्नडाइक ने बुद्धि पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। अगर हम नोट देखें, जैसे कि स्विंगात्मक बुद्धि है इमोशनल। स्विंगात्मक बुद्धि व्यक्ति के स्वयं के एवं दूसरों के संवेगों को पहचानने की शक्ति है, ये डेनियल गोलमैन ने कहा है। तो इस प्रकार से कुछ परिभाषाएं वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। कुछ हम बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं। अब भाई बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति है एवं मानसिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है। बुद्धि का स्रोत वंशानुक्रम होता है। अब हम बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत आता है एक तत्वों का सिद्धांत। भाई जो एक तत्वों का सिद्धांत है इसके प्रवर्तक अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक शक्ति या ऊर्जा होती है जो व्यक्ति की सभी गतिविधियों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया है क्योंकि ऐसा नहीं है जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो वह इतिहास में भी क्या है निपुण होना जरूरी है। फिर है द्वि तत्वों का सिद्धांत। इसके परिवर्तक कौन है? स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं। सबसे पहला कारक बताया है जी कारक और दूसरा कारक बताया है एस कारक। जी कारक में क्या कहता है, इस कारक की आवश्यकता जीवन के सभी पक्षों में होती है, और एस कारक में जैसे कोई विशेष योग्यता, उदाहरणतः संगीत की योग्यता। नेक्स्ट आता है त्रितत्व सिद्धांत। भाई जो त्रितत्व सिद्धांत है इसके प्रवर्तक भी कौन है? स्पीयरमैन है, और द्वितत्वों के भी स्पीयरमैन है। बुद्धि में सामान्य व विशेष कारक के अलावा एक और अन्य कारक भी पाया जाता है जो सामान्य एवं विशेष कारक का
समान होता है, जिसे समूह कारक भी या ग्रुप फैक्टर भी बोला जाता है। फिर आता है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत का प्रवर्तक थोर्नडाइक है। बुद्धि अनेक प्रकार की शक्तियों का एक समूह होती है। थोर्नडाइक बुद्धि के जी कारक को नहीं मानते हैं। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार की बुद्धि होती है और थोर्नडाइक ने इस बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है 3 देख लेते हैं। सबसे पहला सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ऊपर के ज्यादा ऊपर के कहा थे यार, ये कहा तुम लैट्रिन बाथरूम करे पर है जगह कहा है तुम्हारा। नहीं हमारा वो चला